पहले बात राजसमंद से बड़ी खबर की कर लेते हैं। दरअसल फायरिंग का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कार सवार कुछ युवकों के द्वारा फायरिंग की गई है। पिछले दिनों जलचक्की इलाके में युवक पर फायरिंग हुई थी। पुलिस ने 2 गैंग के सरगना सदस्य फॉलोअर्स को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार आरोपियों से बड़ी संख्या में हथियार भी बरामद किए गए थे, लेकिन हथियार सप्लाई चेन तक पहुंचने में पुलिस अभी नाकाम साबित हुई है। सलाखों में बंद अपराधियों के सोशल मीडिया अकाउंट भी एक्टिव हैं। सोशल मीडिया पर भी लगातार पोस्ट की जा रही हैं कई सारी वीडियोस, कई सारी चीजें अभी भी पोस्ट की जा रही हैं। लगातार सोशल मीडिया पर जो गिरफ्तार आरोपी हैं उनके सोशल मीडिया अकाउंट एक्टिव हैं। फायरिंग का वीडियो ये तेजी से वायरल हो रहा है। आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। कार सवार देखिए किस तरह से बदमाश एक वीडियो बना रहा है और एक शख्स एक युवक पर फायरिंग कर रहा है। बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अभी इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स एक्टिव हैं जिस पे पोस्ट डाली जा रही हैं। और जो आरोपी गिरफ्तार किए गए थे इनके पास से कई सारे हथियार भी बरामद किए गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अलकेश जुड़ चुके हैं। अलकेश, क्या है पूरा मामला? जी, मैं आपको बता दूं, राजसमंद जिले में सोशल मीडिया पे ये जो वीडियो है ये वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पे देखा जा सकता है कार सवार जो 2 युवक हैं वो चलती कार में जा रहे हैं। तभी एक युवक पिस्टल निकालता है, दूसरे को पिस्टल दिखाता है और बाहर हवा में फायर कर देता है। ये जो फायरिंग की जो घटना का जो ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, ये कहीं ना कहीं पुलिस पर भी बड़े सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि पुलिस लगातार ये दावा कर रही है कि पिछले दिनों राजसमंद शहर में जब जलचक्की चौराहा इलाके में जो फायरिंग हुई थी तो पुलिस ने कई युवकों को फॉलोअर्स के नाम पे दबोचा भी था और उनको गिरफ्तार भी किया था। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जिन अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल में पहुंचा दिया उनके सोशल मीडिया अकाउंट आज भी एक्टिव है और उन पर पोस्ट डाली जा रही है। वहीं जो ये कार सवार जो युवक बता जा रहा है ये भी उन्हीं जो गैंगस्टर हैं उनके फॉलोअर्स हैं। और ये खुलेआम जिस तरीके से वो वीडियो वायरल कर रहे हैं और हथियारों की नुमाइश कर रहे हैं, तो बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि शहर में आखिर इतने हथियार आ कहाँ से रहे और पुलिस क्यों वो सप्लाई जो चेन है वो उनको सप्लाई चेन तोड़ने में नाकाम हो रही है। हालांकि पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया, पुलिस ने बता भी दिया कि हमने इतने हथियार पकड़ लिए, लेकिन पुलिस ये बता नहीं पाई कि वो हथियार जो आरोपी थे ये आगे से कहाँ से लाए। और जिस तरीके से खुलेआम जो ये युवक है ये हथियारों की नुमाइश करते हुए सोशल मीडिया पर आज भी लगातार इस तरह की पोस्ट डाल रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं पुलिस के उन दावों पर भी सवाल खड़े कर रहा है कि हमने जो गैंगस्टर है उनके फॉलोअर्स को गिरफ्तार किया और सोशल मीडिया पर हमारी नजर है। और बड़ी बात यहाँ पर यह है कि राजसमंद शहर में जो पिछले कुछ समय से जो लगातार जो जिस तरीके से पुलिस की कार्रवाई चल रही थी, तो उसके बाद ये जो वीडियो वायरल हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं सवाल या निशान जरूर पुलिस की कार्यशैली पर लगा रहा है कि जिस तरीके से ये जो युवा हैं ये हथियारों की नुमाइश करते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो डाल रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अलकेश तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर। और चलिए रामगढ़ सीट से जुड़ा हुआ अपडेट बताते चले। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करने के लिए पहुंचे हैं भूपेंद्र यादव। केंद्रीय मंत्री सुखवंत सिंह के समर्थन में प्रचार में पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव। पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने भूपेंद्र यादव का जोरदार स्वागत किया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। सुखवंत सिंह के साथ करीब 6 से अधिक गाँव का करेंगे दौरा। दोनों सबसे पहले लड़ावड़ी और मिलकपुर गाँव पहुंचे हैं और दोनों गाँवों में स्वागत किया गया है। तो ना सिर्फ विधायक और मुख्यमंत्री और प्रदेशाध्यक्ष चुनाव प्रचार प्रसार में राजस्थान की 7 सीटों पर होने वाले 13 तारीख को उपचुनाव के लिए कर रहे हैं, बल्कि केंद्रीय मंत्री भी चुनाव प्रचार प्रसार में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। भूपेंद्र यादव देखिए सीधे रामगढ़ सीट पर बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे ही वो गांव पहुंचे वैसे ही उनका जोरदार स्वागत भी किया गया है। और एक और बड़ी खबर उपचुनाव से जुड़ी हुई बताते चले कि आज डूंगरपुर जिले के दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रहने वाले हैं। 84 विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करते हुए नजर आएंगे प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर। बीजेपी प्रत्याशी कारीलाल ननोमा के समर्थन में ये प्रचार किया जाएगा। बीजेपी युवा मोर्चा के सम्मेलन में भी शामिल होंगे प्रदेशाध्यक्ष। सीमलवाड़ा में प्रमुख पदाधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी और साथ ही इस मीटिंग के जरिए समझने की कोशिश की जाएगी कि धरातल पर आखिर चल क्या रहा है। 13 नवंबर को प्रदेश की 7 सीटों पर होना है उपचुनाव।
टोंक जिले के देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव जीतने के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। 8 नवंबर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा देवली आएंगे और प्रत्याशी राजेंद्र गुर्जर के समर्थन में सभा को संबोधित करेंगे। देवली में देर रात मंत्री कन्हैया लाल चौधरी और जिलाध्यक्ष अजीत सिंह मेहता ने सभा स्थल का जायजा लिया है और पुलिस अधिकारियों के साथ चर्चा की। 8 नवंबर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हेलीकॉप्टर से देवली आएंगे। मुख्यमंत्री के साथ मंत्री कन्हैया लाल चौधरी, प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर, सांसद दामोदर अग्रवाल समेत भीलवाड़ा और सवाई माधोपुर जिले के विधायक भी मौजूद रहेंगे। राजस्थान में 7 विधानसभा में उपचुनाव हो रहे हैं। इसके तहत देवली उनियारा विधानसभा में 8 नवंबर को 12 बजे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी देवली में आ रहे हैं। उसके लिए हमारे कार्यकर्ताओं को सबको हम तैयारी कर रहे हैं और मैं जिस तरह से पिछले 10 महीनों के अंदर राजस्थान सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में जितने वादे किए थे उनमें 50% वादे पूरे किए हैं और उनके आधार पे जनता को संबोधित करेंगे और जनता से अपील करेंगे कि यहाँ से राजेंद्र गुर्जर जो कमल के निशान पर चुनाव लड़ रहे हैं उनको भारी मतों से जिताए और जो भी योजनाएं पिछले 10 महीनों के अंदर जो हमारी सरकार ने जनता के हित में जो काम किया, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो काम किया उनके बारे में जनता को बताएंगे। और पिछले 5 वर्षों में जिस तरह से राजस्थान को बहुत पीछे धकेलने का काम कांग्रेस ने किया, उन्होंने जो भी उनकी नीतियाँ थी जिनकी वजह से राजस्थान बहुत पीछे गया उनके बारे में जनता के बीच में बताएंगे। और अब बात झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव को लेकर करते हैं। दरअसल यहां पर स्टार प्रचारकों के लगातार दौर जारी है और इस क्रम में सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का 9 नवंबर को झुंझुनू के दौरे पर रहना बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में सुल्ताना कस्बे में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत ने सभा स्थल और हेलीपैड का जायजा लिया है। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। आने वाली 9 तारीख को झुंझुनू विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी राजेंद्र भामू जी के समर्थन में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी सुबह 10:30 बजे सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुल्ताना के खेल मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। इसी संबंध में हम सब लोगों ने आज तैयारियों का जायजा लिया है, निरीक्षण किया है। स्कूल की जो खेल मैदान है उसमें साफ सफाई का काम भी हम लोग शुरू कर रहे हैं और जो हेलीपैड बनेगा नूर बाबा के जोड़ में वहाँ भी हम लोग। और झुंझुनू के बाद अब दौसा के उपचुनाव की बात करते हैं, क्योंकि दौसा के उपचुनाव के दंगल में किरोड़ी लाल मीणा का अनूठा अंदाज देखने को मिला है। जब वे दौसा के भंडाना गांव में पहुंचे तो बाइक से ही गांव का दौरा करते हुए नजर आए और इसके बाद किरोड़ी लाल मीणा ट्रैक्टर पर सवार हुए। 2 तस्वीरें सामने हैं, एक बाइक और एक ट्रैक्टर की, और ट्रैक्टर के सवार होते ही वो सीधे गांव के बीचों बीच मंदिर के सामने पहुंच गए। इस दौरान उनका जगह जगह स्वागत किया गया और किरोड़ी लाल मीणा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी इस बीच साधा। कहा कि लोकसभा चुनाव की तरह इस बार भी अफवाह फैलाई जा रही है, अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। अभी बीजेपी की हवा चल रही है और आगामी 2 से 3 दिन के बाद बीजेपी की आंधी चलेगी और मतदान के दिन तक तो सुनामी चलने लगेगी। जैसे लोकसभा में अफवाह फैलाई थी कि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान को मिटा देंगे, जिसके कारण हमारी 11 सीट राजस्थान से हम खो बैठे। मेरी आपसे यही कहना कि किसी प्रकार की अफवाह में नहीं आना। ये मेरी प्रतिष्ठा के बजाय भजनलाल जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, भजनलाल जी शर्मा की प्रतिष्ठा की सीट है। कोई भी गड़बड़ होती है तो मेरी छवि पर तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा ही, लेकिन बिना बात मुख्यमंत्री जी की छवि पर फर्क पड़ेगा। और चलिए अजमेर से बड़ी खबर आपको बताते हैं। सड़क हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई है। दरअसल खाली गैस सिलेंडरों से भरा एक ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। अचानक टायर फटने के कारण ये बड़ा हादसा हुआ जिसमें ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई। अनियंत्रित होकर जो ट्रक पलटी है उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहा है और ये ट्रक अनियंत्रित होकर इसलिए पलटी क्योंकि अचानक से चलते हुए ट्रक में अचानक से उसका जो टायर है वो फट गया और ट्रक डिसबैलेंस हो गई, यानी अनियंत्रित हो गई।
और उसके बाद से ट्रक पलट गया, जिसमें ट्रक चालक की मौत भी हो गई है। बेकाबू ट्रक पलटा है। बड़ी खबर आपको अजमेर से बता रहे हैं। इस सड़क हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौत भी हो गई है। अजमेर के नसीराबाद की दिलवाड़ा बाईपास पर टायर फटने से खाली गैस सिलेंडरों से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया और जिसके चलते ड्राइवर की मौत हो गई है। सुल्ताना सिंह खाली सिलेंडरों से भरा ट्रक लेकर गैस प्लांट जा रहा था और इसी दरमियान तेजा जी मंदिर के सामने ट्रक का टायर अचानक फटने से ट्रक बेकाबू होकर पलट गया, जिसके बाद ट्रक चालक को गंभीर चोटें आई हैं। उसे अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। आगे की कार्रवाई जारी है। और अब बात अनूपगढ़ से बड़ी खबर की। युवक का संदिग्ध अवस्था में शव मिला है। दरअसल नई धान मंडी के पास से झाड़ियों में जो युवक है उसका शव मिला है। आधार कार्ड उसके पास था और आधार कार्ड से मृतक युवक की पहचान पुलिस कर पाई है। मृतक प्रवीण नाम है शख्स का। अनूपगढ़ के 15A का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। झाड़ियों के पास जो शव मिला है उसकी तस्वीर आपके सामने है। आधार कार्ड उसके पास था। आधार कार्ड से ही मृतक शव की पहचान हो पाई। नाम पता चला कि वो प्रवीण है और 15A गांव के पास वो रहता है। धान मंडी के पास, नई धान मंडी के पास झाड़ियों में इस शख्स का शव मिला है। पुलिस ने मोर्चरी में रखवा दिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। और इधर डूंगरपुर में 84 विधानसभा उपचुनाव को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। ऐसे में पुलिस राजस्थान गुजरात के कालिया कुआं बॉर्डर पर नाकेबंदी कर वाहनों की चेकिंग अभियान चला रही है और इसी क्रम में एफएसटी और पुलिस ने कालिया कुआं और मांडली चेक पोस्ट पर कार्रवाई करते हुए 3 कार से 4,17,000 रुपए का कैश जब्त किया है, जिसमें एक कार से तलाशी के दौरान 1,97,000 का कैश जब्त किया गया है। वहीं दूसरी कार से 1,11,000 रुपए कैश, जबकि तीसरी कार से 1,09,500 रुपए कैश प्राप्त किए गए हैं और जिसके बाद से पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस थाना तंबोला के 2 इंटरस्टेट बॉर्डर नाकों पर आज अवैध नकदी के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिसमें पहले कालिया कुआं जो सरथुना चौकी के अंतर्गत बॉर्डर स्टेट नाका है, जिस पर एफएसटी टीम और नाका प्रभारी और चौकी प्रभारी द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई है, जिसके अंदर 2 कार्रवाई की गई थी। जिसके अंदर एक कार्रवाई के अंदर 1,09,000 रुपये 9,500 रुपये बरामद हुए और दूसरी कार्रवाई के अंदर 1,11,000 रुपये बरामद किए गए। एफएसटी द्वारा बरामद किए गए, जिसमें अग्रिम कार्रवाई जारी। और अब बात श्री गंगानगर की करते हैं, जहां पर एसओजी ने नशा तस्करों पर कसा है शिकंजा। दरअसल यहां मेडिकेटेड नशे के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है और एक तस्कर के पास से 12,500 नशीली गोलियां बरामद की गई हैं। एसओजी को यह जानकारी मिली थी कि सूरतगढ़ में मेडिकेटेड नशे का सप्लायर मौजूद है, जिस पर एसओजी और सूरतगढ़ पुलिस ने टिड्डी दल कार्यालय के पास युवक की तलाशी ली तो उसके कब्जे से प्रतिबंधित घटक 12,500 नशीली गोलियां बरामद हुई। तस्कर बीकानेर का रहने वाला है, जिसका नाम नरसरी राम बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो नसीर राम ये शख्स जिसको पुलिस ने धर दबोचा है, 12,000 से ज्यादा इसके पास से नशीली दवा बरामद की गई है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए सीधे आपको डूंगरपुर जिले से खबर बताते चले, जहां पर पुलिस ने सूने मकान में हुई चोरी के मामले में खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में चोरी के जेवर खरीदने वाले 2 ज्वेलर्स को गिरफ्तार कर लिया। दोनों ज्वेलर्स ने 47 गैंग से चोरी के सोने चांदी के जेवरात खरीदे थे। बताते चले कि 25 अक्टूबर की रात चोरों ने एक सूने मकान में धावा बोला था, जहां से चोर करीब 2.5 किलो चांदी के आभूषण और करीब 2 तोला सोने के आभूषण चुरा कर ले गए थे। जिसके बाद से पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 नवंबर को गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया था। आरोपियों ने डूंगरपुर सहित गुजरात में भी चोरी की 7 और वारदातों को करना कबूल किया है। आरोपियों ने ही चोरी के जेवर पंकज ज्वेलर्स डूंगरपुर और दीप मूर्ति ज्वेलर्स डूंगरपुर को बेचने की बात बताई है, जिसके बाद से पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों ज्वेलर्स को भी गिरफ्तार कर लिया है। भीलवाड़ा में बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार सज चुका है, जिसमें पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदुओं से बड़ी अपील कर दी। उन्होंने कहा कि भोले भाले हिंदुओं का धर्मांतरण किया जा रहा है, अब कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं। देखिए रिपोर्ट। मुसलमान बन जाते हैं। उसी प्रकार
हम लोगों में जातियों को रहने दो। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान। वहां हमारे हिंदू भी तो गरीब है, उनकी मजाल के सामने लगवा दें, तब तो तुम लोगों की जलती है। भोले भाले हिंदुओं का किया जा रहा धर्मांतरण। भोले भाले हिंदुओं का धर्मांतरण किया जा रहा, और हम लोग चुप बैठे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का प्रण, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। दिया है कि अगर तुम छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं तुमको। भीलवाड़ा में हनुमंत कथा के दौरान बाबा बागेश्वर ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि भोले भाले हिंदुओं का धर्मांतरण किया जा रहा है। हम लोग चुप बैठे हैं, क्योंकि किसी पर भी हमला होता है तो लोग सोचते हैं कि हमला ब्राह्मण पर हुआ है, क्षत्रिय पर हुआ है, वैश्य पर हुआ है। मुसलमानों में बहुत जातियां हैं, शिया है, सुन्नी है, अंसारी है। मुसलमान धर्म पर बात उठती है, सब एक हो जाते हैं। उसी प्रकार जातियों को रहने दो, घर से बाहर निकलकर हिंदू होने पर गर्व करना पड़ेगा। भाले हिंदुओं का धर्मांतरण किया जा रहा, और हम लोग चुप बैठे हैं, क्योंकि किसी के ऊपर भी हमला होता है हम लोग ये सोचते हैं कि ये ब्राह्मण के ऊपर हुआ, ये क्षत्रिय के ऊपर हुआ, ये वैश्य के ऊपर हुआ, ये सेवक के ऊपर हुआ। अब इसके ऊपर उठना पड़ेगा। मुसलमानों में ये बहुत जातियां हैं, शिया है, सुन्नी है, अंसारी है, लेकिन मुसलमानों के धर्म के ऊपर जब बात उठती है तो वो सिर्फ मुसलमान बन जाते हैं। उसी प्रकार हम लोगों में जातियों को रहने दो, अब घर से बाहर निकलकर हम लोगों को हिंदू होने पर गर्व करना पड़ेगा। कि प्रयागराज के कुंभ में गैर सनातनियों की दुकानें नहीं लगनी चाहिए। हमने कहा भाई साहब हमने क्या गलत कह दिया, मक्का मदीना में हमारी हिंदुओं की दुकानें लगवा, इतना ही भाईचारा बनाना है। वहां हमारे हिंदू भी तो गरीब है, उनकी मजाल के सामने लगवा दें, तब तो तुम लोगों की जलती है। इसलिए अब सुन लो कान खोलकर, अब वो हिंदू नहीं है तो तुम छेड़ोगे तो ये डर करके भाग जाएगा। मेरे पागलों, हमने हिंदुओं के लिए प्रण लिया है कि अगर तुम छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। हमारी हिंदुओं की दुकानें लगवा। दरअसल भीलवाड़ा के तेरापंथ नगर के पास कुमुद विहार विस्तार में श्री हनुमंत कथा चल रही है, जिसमें लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमंत कथा 10 नवंबर तक चलेगी। तो वहीं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस बयान पर अब राजनीति होना तय माना जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए राहुल कौशिक की रिपोर्ट। और इधर सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर टाइगर नेशनल पार्क से एक साल के अंदर 25 बाघों के लापता होने की खबर से हड़कंप मचा है। आखिर कहां गए इतने सारे बाघ, देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। रणथंभौर से 25 बाघ लापता, मॉनिटरिंग रिपोर्ट से हुआ खुलासा। मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन। बाघों की अटखेलियों के लिए विश्व पटल पर अपनी खास पहचान बना चुका सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर नेशनल पार्क एक बार फिर चर्चा में है। रणथंभौर नेशनल पार्क की मॉनिटरिंग में खुलासा हुआ है कि पिछले एक साल से 25 बाघों के होने के कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं मिले हैं, यानी एक साल से ये बाघ लापता हैं। इस खुलासे के बाद हड़कंप मचा है, जिसके बाद रणथंभौर में लापता बाघों के संबंध में एक जांच कमेटी गठित की गई है, जिसका काम बाघों के संबंध में छानबीन कर जांच रिपोर्ट देना होगा। तो ये 25 बाघों का जो आंकड़ा आया है, ये आंकड़ा वाकई में सही है गलत है जी। इसके लिए जांच कमेटी बना दी गई गवर्नमेंट ने, जिसमें हमारे वन्य जीव विशेषज्ञ हैं और तीनों को फील्ड का बड़ा अनुभव है टाइगर कंजर्वेशन का। इसमें राजेश गुप्ता जी है एडिशनल पीसीसी वाइल्ड लाइफ, मानक, और उसमें मानस सिंह जी है डीएफ भरतपुर, वो रणथंभौर में काम कर चुके हैं, और टी मोहनराज, उनको भी वाइल्ड लाइफ का अनुभव है जी। तो ये जांच का विषय कि टाइगर गायब हुए या टाइगर माइग्रेट करे। वो टाइगर का आपको हैबिट है कि टाइगर इट्स वेरी हाईली मोबाइल एनिमल, कि टाइगर एक जगह से दूसरी जगह अपने हैबिटाट को, अपनी लाइफ को सिक्योर करने के लिए चला जाता है।
3 सदस्यीय कमेटी को 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफिस में पेश करनी होगी। ये कमेटी इस बात का पता लगाएगी कि सवाई माधोपुर में बाघों के लापता होने की वजह क्या है। साथ ही इस बात की जांच भी करेगी कि बाघों को खोजने में सीसीएफ रणथंभौर की तरफ से कितनी कोशिशें की गई। इसके साथ ही कमेटी लापरवाह कर्मचारी और अधिकारी की लापरवाही पाए जाने पर उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन संरक्षण एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक को पेश करेगी। कमेटी रणथंभौर की व्यवस्थाओं में खामियों को दूर करने के लिए अपने सुझाव भी रिपोर्ट में देगी। रणथंभौर में आज की तारीख में जितने भी टोटल टाइगर हैं, उनमें अगर आप 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड करें तो एक पार्ट मेल का, एक पार्ट फीमेल का, एक पार्ट उसके कब्स का है। पता नहीं क्या रीजन है, ये तो कोई साइंटिफिक ही रीजन होगा कुछ, लेकिन जितने भी कब्स हो रहे हैं उनमें ज़्यादातर पॉपुलेशन मेल टाइगर्स की है। अब ऑलरेडी उस इलाके में जहाँ फीमेल ने कब्स दिए हैं, जब तक माँ के साथ में रहते हैं 22 से 24 महीने तक, तब तक कब्स सेफ हैं। लेकिन उसके बाद में जब अपना इलाका बनाने के लिए वो इधर उधर निकलते हैं तो उन इलाकों में ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग मेल स्टैब्लिश्ड होता है। तो जब स्ट्रॉन्ग है कोई मेल तो यंग को मारेगा तो वो बाहर की तरफ भगेगा, या फिर लड़ाई में किसी एक की जान भी चली जाती है। आइए आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं जो रणथंभौर प्रशासन पर सवालिया निशान लगाते हैं। रणथंभौर में जनवरी 2023 से जनवरी 2024 तक 11 बाघ बाघिन और शावकों की मौत हुई है। जनवरी 2023 में 1 बाघ, 1 बाघिन और 1 शावक की मौत हुई। 10 जनवरी 2023 को बाघ T57 की मौत हुई। 31 जनवरी 2023 को बाघिन T114 और उसके शावक की मौत हुई। 9 फरवरी 2023 को बाघिन T19 कृष्णा की मौत हुई। इसके बाद 10 मई 2023 को बाघ T104 की उदयपुर में मौत हुई। सितंबर 2023 में बाघिन T79 के 2 शावकों ने दम तोड़ा। 11 दिसंबर 2023 को बाघिन T69 के शावक की मौत हुई। इसके बाद जनवरी 2024 में 1 बाघिन और 2 शावकों ने दम तोड़ा। बाघिन T60 और उसके शावक की प्रसव पीड़ा के दौरान मौत हुई। रणथंभौर से लगातार बाघ बाघिनों के गुम होने से वन विभाग के बाघों की मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग के दावों की पोल खुलती दिखाई दे रही है। पिछले 2 साल में रणथंभौर में बाघिन T39 नूर के 2 शावक, बाघिन 138, बाघ T3, बाघिन T99 के 2 शावक, T79 का शावक, युवा बाघ T131, बाघ T38 भी लापता हो चुके हैं, जिसके बाद अब बाघ T74 टेडी बियर भी लापता हो गया है। बाघों के लापता और उनकी मौत के आंकड़े डराने वाले हैं। बहरहाल कमेटी का गठन कर दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि जांच कमेटी 2 महीने के अंदर इस मामले में क्या रिपोर्ट पेश करती है। सवाई माधोपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए गिरिराज शर्मा की रिपोर्ट। और चले अब बात डीग जिले की करते हैं, जहां पर कोतवाली थाना इलाके में बदमाशों ने बीजेपी पार्षद को गोली मार दी। हमले में पार्षद के दोनों पैरों पर गोली लगी है। 3 बदमाश एक दुकान के आगे हमला करने की फिराक में खड़े थे। पार्षद जैसे ही बाइक लेकर उधर से निकले, बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। तस्वीरें आपको पहली तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए कि कैसे दुकान के सामने 3 बदमाश घात लगाए बैठे थे। जैसे ही पार्षद बाइक लेके वहां से गुजरे, उसके बाद उनके ऊपर हमला कर दिया गया। घायल पार्षद मुकेश को डीग अस्पताल से भरतपुर के आरबीएम अस्पताल रेफर किया गया है। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना के बाद से पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। 2:45-3 बजे के करीब अस्पताल में एक घायल व्यक्ति आया, जिसके उल्टे और सीधे जांघों पे चोट के घाव हैं, उनमें से खून बह रहा है। अभी पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता है किस तरह के घाव। और रुकते हैं यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन